आवाज़ इंडिया टीवी चैनल देख रहे मेरे सभी साथी मित्रों को जय भीम। और हम और आप संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे आज मैं जो है आदरणीय रतनलाल कैन जी का स्वागत करता हूं। जय भीम। जय भीम। आज हमारे साथ जो आवाज़ इंडिया टीवी चैनल पे मौजूद हैं आदरणीय RL कैन साहब, जिनका पूरा नाम रतनलाल कैन जी है, और जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं और IITI कार्यकर्ता व सूचना अधिकार के वरिष्ठ जानकार भी हैं, जिन्होंने बहुत सारी सूचनाएं अर्जित करके बहुत सारी बातों का पर्दाफाश किया है कि भारतीय संविधान के साथ में छेड़खानी की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विचार मंच रजिस्टर्ड के माध्यम से जो इसके महत्वपूर्ण महासचिव पद पे हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार से सेवानिवृत्त दानिश ऑफिसर के पद पे कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं और एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में उन्होंने अभी तक जो है जब से सेवानिवृत्त हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस देश के लिए किए हैं। तो उन्हीं के विषय में आज जो है रतनलाल कैन जी से मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो कैन साहब, मैं पहला सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान के साथ जो छेड़खानी हुई है, जो छेड़छाड़ी की गई है, तो उसके विषय में मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको इस विषय में आपके कब संज्ञान में आया और आपको कैसे इसके विषय में जानकारी लगी कि भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है? आज से 20 वर्ष पूर्व मैंने संविधान की जो मूल कॉपी है उसको खरीदा और मैं लोगों को ये बताता रहा बार बार कि संविधान के अंदर जिस दिन से ये बना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन से इस संविधान के साथ में छेड़छाड़ शुरू कर दी। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि जब संविधान लिखा गया था तो उस संविधान के अंदर 2 कॉपी बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में अपनी तरफ से लिखवा के डाल दी, जिसको ना तो संविधान सभा ने पारित किया था और ना ही उसके बाद पार्लियामेंट ने पारित किया। ये उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्तर पर लिखवाकर अपनी प्रशंसा और अपने लोगों की प्रशंसा करते हुए उसमें लिखवा के डाल दी। ये पहली छेड़छाड़ हुई। दूसरा सवाल मैं कैन साहब आपसे करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना प्रकाशित की गई है लेकिन उसमें उसकी धारा संख्या नहीं दी गई है, उस विषय में आपके क्या विचार हैं? आप इसके विषय में मुझे जो जानकारी है आप लोगों के बीच में रखेंगे, बताएंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा, आज तक किसी भी संविधान विशेषज्ञ ने कोई जानकारी या शोध करके लोगों तक नहीं पहुँचाई है। मैंने अपने वर्षों के शोध कार्य करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया तो उसमें उससे पूर्व जो संविधान सभा के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे उनके पास फाइल भेजी तो उसमें प्रस्तावना को नंबर 1 अलॉट किया गया था, धारा 1 दी गई थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको कटवाकर अपनी प्रस्तावना को, अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको लाना चाहते थे, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए और बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अक्टूबर 1949 को एक मसौदा पेश करके प्रस्तावना का रखा, जिस पर 6 ऑब्जेक्शंस आए अलग अलग लोगों के, जो चाहते थे कि भारत की प्रस्तावना यहाँ से शुरू होनी चाहिए। हम भारत के लोग महात्मा गांधी की शपथ लेकर इस संविधान को बनाते हैं, स्वीकार करके अंगीकृत करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके संविधान के मसौदे के जो अमेंडमेंट थे उसको नहीं माना, लेकिन ये मामला संविधान सभा के समक्ष आया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी अपने भाषण में कहा कि किसी भी संविधान में प्रस्तावना के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी अड़े हुए थे कि उन्होंने खुद ना करके ये काम अन्य सदस्यों के माध्यम से इसमें अमेंडमेंट संशोधन प्रस्ताव रखे। तो सबसे पहला संशोधन प्रस्ताव आया HV कामत का, जिन्होंने लिखा कि We the people of India in the name of the father of the nation Mahatma Gandhi do swear, enact and adopt this constitution। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, कहा कि संविधान की प्रस्तावना में किसी भी नेता का नाम नहीं आ सकता, इसलिए चाहे महात्मा गांधी हो या कोई और शख्सियत हो, किसी का भी नाम इसमें नहीं आएगा। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई
और एच.वी. कामत के प्रस्ताव को 42 वोट मिले और बाबा साहब के प्रस्ताव को 68 वोट मिले। इस प्रकार पहली विजय बाबा साहब की इस प्रस्तावना के ऊपर हुई और जो 5 अन्य प्रस्ताव आए थे उन्हें भी अपने मुंह की खानी पड़ी। ना तो महात्मा गांधी का नाम प्रियम्बल में आया शुरू में, ना बाद में आया। कई कांग्रेसी तो चाहते थे महात्मा गांधी का नाम अगर उनकी अमेंडमेंट के मुताबिक प्रस्तावना के प्रथम भाग में नहीं आया तो अंतिम चरण में आ जाए कि 26 जनवरी 1950 संवत 2 महात्मा गांधी वो लाना चाहते थे अपनी संशोधन प्रस्ताव के मुताबिक, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको निरस्त कर दिया। और अंत में जेपी आचार्य उन्होंने धमकी देते हुए कहा, प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लो, मैं किसी की भी खातिर कभी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं महात्मा गांधी की खातिर आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप महात्मा गांधी के नाम को इस प्रस्ताव में ना लाओ। आज डॉक्टर अम्बेडकर को इस प्रस्ताव को पारित करवा लेने दो, कल हम इस संविधान को उठा के बदल देंगे, फेंक देंगे। ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी जो उनको धौंस संविधान सभा में मिली, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अड़े रहे और उनका प्रस्ताव पारित हुआ। महात्मा गांधी का नाम ना तो प्रस्तावना में पहले बिगिनिंग में आया और ना एंड में आया। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर की ये बहुत बड़ी विजय हुई और आज उस प्रस्तावना को पास तो करवा लिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, लेकिन कांग्रेस और सरकार दोनों मिलकर उसी प्रस्तावना के विरुद्ध में जवाहरलाल नेहरू को पढ़ा रही है और प्रसार कर रही है। मैं तीसरा सवाल कैन साहब आपसे करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो प्रकाशित तो है, क्या वो पूर्णतः पढ़ाई भी जा रही है विद्यार्थियों को? ये बिल्कुल गलत है। यद्यपि संविधान सभा ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक प्रस्तावना को पास कर दिया, छप रही है, उस पर कोई नंबर आर्टिकल नहीं पड़ा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रस्तावना की जगह वो अपने उद्देश्य प्रस्ताव को लाना चाहते थे। आज कांग्रेस सरकार से मिलकर एनसीईआरटी की पुस्तकों में ये पढ़ा रही है। 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंदर अध्याय 1 के अंदर ये लिखा गया है प्रश्न नंबर 19 के ऊपर कि भारत का संविधान नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर आधारित है। ये नितांत बिल्कुल गलत है, भ्रामक है और आपत्तिजनक ही नहीं, ये एक गैर कानूनी भी है। जो संविधान सभा ने पास कर दिया उसके विपरीत राष्ट्र की अन्य सरकार कैसे पढ़ा सकती है? ये संविधान विरोधी कार्य है और मैंने इस दिशा में एक एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है, उस पर अभी अमल नहीं हो रहा। कैन साहब, मैं अभी अगला नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रहती हैं, लेकिन मेरा उससे सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप भारतीय संविधान के विषय में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, तो मेरा सवाल आपसे करना बहुत अच्छा है वो कि भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार किया गया है तो क्या वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया या इस देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया? इस विषय में आपके कैसे विचार हैं, क्या विचार हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आज जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है वो इसी कारण से बनी हुई है। सरकार और कांग्रेस दोनों की मिली भगत होते हुए है और वो ये पढ़ा रहे हैं कि संविधान नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और प्रस्तावना इसी पुस्तक के प्रथम अध्याय के प्रथम पृष्ठ पर छपी है, लेकिन पढ़ाया जा रहा है नेहरू को। ये गैर कानूनी है, संविधान के विरुद्ध है। इसको रोकने के लिए मैंने ये प्रयास किया है कि दिल्ली के वसंत विहार थाने में एनसीईआरटी के खिलाफ मैंने एक शिकायत दर्ज करके एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है कि प्रस्तावना संविधान के मुताबिक डॉक्टर अम्बेडकर ने पास कराई, पढ़ाया नेहरू को क्यों जा रहा है, ये मेरी शिकायत है। और मैं देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये असंवैधानिक कार्य दिल्ली के अंदर एनसीईआरटी के माध्यम से सरकारी पुस्तकों के द्वारा किया जा रहा है। कैन साहब, मैं अभी भारतीय संविधान के विषय में तो हमारी बात चल ही रही है और इस विषय में मैं आपसे एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वो भी जानकारी आपसे लेना चाहूँगा। क्या इस भारतीय संविधान के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं या
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसमें आप विस्तार से बताएं तो बहुत अच्छा होगा। ये तो स्वतः प्रमाणित है कि संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर 4 नवंबर 1948 को अपना ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के उन्होंने मसौदा प्रस्तुत किया और उस पर दिन प्रतिदिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और इसका श्रेय सीधा का सीधा बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। जबकि सरकार और कांग्रेस दोनों मिलकर ये पढ़ा रहे हैं कि संविधान नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये नितांत भ्रामक ही नहीं, संविधान के विरुद्ध है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इस प्रस्ताव को पढ़ाने के लिए अप्रूवल दी इस अध्याय में, मैं चाहता हूँ वो सलाखों के पीछे होना चाहिए कि संविधान के विरुद्ध जाकर कोई आदमी कैसे पढ़ा सकता है। तो संविधान निर्माता तो बाबा साहब हैं और रहेंगे, इसमें नेहरू जी का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने अपना प्रस्ताव पारित कराया। जब वो विफल हो गए तब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ये जिम्मेदारी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने उनके कंधों पर डाली। उन्होंने मसौदा बनाया, तो सीधा श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर को जाना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को। इसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं। यदि सरकार और कांग्रेस मिलकर अगर आज पढ़ा रहे हैं नेहरू जी को, ये भ्रामक है, असंवैधानिक है। उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं मांग कर रहा हूँ और इसी दिशा में मैं अपनी रोजाना अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। तो कैन साहब, अभी हम जिस विषय में चर्चा कर रहे थे इस चर्चा को जारी रखेंगे। केवल थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपके सामने आवाज़ इंडिया चैनल के माध्यम से फिर उपस्थित होते हैं। संविधान की मूल 3 कापियाँ बनाई गई। पहली कापी और दूसरी हिंदी में हस्तलिखित है, एक अंग्रेजी में हस्तलिखित है, दूसरी हिंदी में। हम आप और संवाद। ब्रेक के बाद में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है आदरणीय कैन साहब जी। और हम आज जो है भारतीय संविधान के विषय में जो चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को जारी रखते हुए मेरा आपसे अगला सवाल है कैन साहब, आपको मालूम होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री जो संसद में हैं उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी पे जो आपत्तिजनक कार्टून था उसके विषय में हटाने के विषय में आपको जो आश्वासन दिया वो कहाँ तक सार्थक सिद्ध हुआ, इस विषय में आप क्या बताएंगे? मानव संसाधन मंत्री ने संसद को तो आश्वासन दे दिया कि हम जो आपत्तिजनक कार्टून है हम उसे हटा देंगे। NCERT ने हटा दिया भी होगा, लेकिन जब मैंने इसकी सूचना उनसे मांगी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अंतोगत्वा मैंने एक RTI लगा के J&K ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलशाद गार्डन से ये पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि वो आपत्तिजनक कार्टून हटा दिया है किताबों में से? तो मेरे पास जवाब आया कि हमारे पास ना तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ना डायरेक्टर ऑफ NCERT से कोई ऐसी सूचना है कि आपत्तिजनक कार्टून को 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक में से हटा दिया है। हम तो अभी पुराने ही कार्टून को पढ़ाए जा रहे हैं, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो मैंने पूछा कि आप पुराने कार्टून को क्यों पढ़ा रहे हैं, जबकि संसद के अंदर मानव संसाधन मंत्री ने यह जवाब दिया कि हम इसे हटा देंगे। तो NCERT के पास से माध्यम से मुझे एक जवाब आया कि हमने सितंबर 2012 में बाबा साहब के अवांछनीय कार्टून को या आपत्तिजनक कार्टून को हटा दिया। अगर हटा दिया तो फिर शिकायत करता मुझको आज तक इसकी सूचना क्यों नहीं दी, सूचना भी नहीं दी। और NCERT ये दावा करता है दिल्ली सरकार के निदेशालय को पत्र भेजकर कि हमने सितंबर 2012 से इस आपत्तिजनक कार्टून को हटा दिया। अगर हटा दिया है तो किताबें क्यों नहीं आई स्कूलों में? वो कहते हैं NCERT के अधिकारीगण कि हमने पुस्तक को बाजार में उपलब्ध करा दिया। जब मैं बाजार जाता हूँ तो बाजार में पुस्तक उपलब्ध नहीं होती। अंत में मुझे NCERT के ही सेल काउंटर से 2 किताबें खरीद के मैं लाया, हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें मैंने देखा कि कार्टून तो हटाने के लिए उन्होंने अलग पृष्ठ पेज को छापकर उसी के ऊपर चिपका दिया है। उन्होंने तो अपनी कार्रवाई अपने दफ्तर के हिसाब से पूरी कर ली, लेकिन मार्केट में पुस्तक आज भी उपलब्ध नहीं है। एक गलती। दूसरी, NCERT ने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दिल्ली या हिंदुस्तान के दूसरे शिक्षा विभागों को सूचित ही नहीं किया है
किस ओएम से, किस आदेश से उन्होंने पुराने आपत्तिजनक कार्टून को हटाया और उसकी जगह नए को ले आए, नए फोटो को ले आए। अब अगर ले आए हैं तो उसकी सूचना दें, ना मुझे दी ना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दी, तो किताबें पुरानी पढ़ाई जा रही हैं। ये ना केवल आपत्तिजनक है, ना केवल असंवैधानिक है, बल्कि ये गैर कानूनी भी है और क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। आईपीसी में क्या ऑफेंस बनता है कि आश्वासन देने के बाद संसद में हटाने के बावजूद भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी, क्यों नहीं मुझे शिकायतकर्ता को बताया कि हमने ये हटा दिया है। आप अपने कार्यालय में पुस्तक में अमेंडमेंट करके संबंधित फोटो को कार्टून की जगह दूसरा फोटो चिपका दें, दूसरा कागज़ चिपका दें, और वो भी केवल मात्र उतनी पुस्तकों के स्टॉक में जितने उनके स्टॉक में उपलब्ध है। मार्केट में तो किताब आज भी नहीं आई। आज भी वर्ष 2014 और 2015 लग गया है एकेडमिक की, लेकिन आज भी शिक्षक जो है पुरानी पुस्तक में उस आपत्तिजनक कार्टून को ही पढ़ा रहे हैं। एक दूसरा, ये जब मैंने और चीज़ों के बारे में कहा कि भाई इसमें आप ये क्यों पढ़ा रहे हो कि नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को ना केवल पढ़ा रहे हो बल्कि उसके उद्देश्य प्रस्ताव को शब्द से शब्द, अक्षर से उसी को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक और गैर कानूनी है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने असंवैधानिक कार्य तो किया ही किया, लेकिन ब्रीच ऑफ फेथ भी किया। संसद में आश्वासन भी दे दिया हम हटा देंगे, लेकिन पढ़ाया पुराना ही जा रहा है। कैन साहब, मेरा अगला सवाल जो है वो दिल्ली एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अध्याय 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारतीय संविधान निर्माता के रूप में पढ़ाया जा रहा है। इस दिशा में आपका क्या कार्य है और आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिएगा, ये तो ना केवल पढ़ाया जा रहा है, जब मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि संविधान निर्माता तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो भारत की संसद के अंदर उनका तैल चित्र लगा और डॉक्टर BR अम्बेडकर विचार मंच ने दिया। उसमें जो प्रचार सामग्री छापी गई और लोगों को वितरित की गई, उसमें भी लिखा है भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सरकार के हर दस्तावेज में डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम आता है, संविधान निर्माता। तो NCERT या कोई और सरकारी दस्तावेज जिसमें नेहरू को संविधान निर्माता दिखाया जाए या प्रकाशित किया जाए, न केवल ये भावी पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को गलत संदेश जा रहा है, गलत शिक्षा दी जा रही है, बल्कि संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सरकार की जो घोषित नीति है उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। इस दिशा में मैंने अभी जो वसंत विहार थाने में एक कंप्लेंट की है, मैं उसके ऊपर प्रयासरत हूँ कि उसको FIR में तब्दील करूँ। यदि वो FIR वसंत विहार थाने के SHO नहीं करेंगे तो मुझे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर वहाँ एप्लीकेशन देनी होगी कि डॉक्टर अम्बेडकर जो सर्वमान्य है कि संविधान निर्माता है, उनकी जगह नेहरू जी को कैसे संविधान निर्माता दिखाया या पढ़ाया जा रहा है। ये भ्रामकी नहीं है बल्कि आपत्तिजनक भी है और संविधान के विरुद्ध है और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रकाशक या निदेशक जिन्होंने इस पुस्तक को मान्यता दी या अप्रूव करी, वो सब लोग इस कुकृत्य के या इस असंवैधानिक कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। उनको जेल भेजा जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। चर्चा को जारी रखते हुए कैन साहब, मेरा अगला जो सवाल है, संविधान की कितनी मूल कॉपियाँ बनाई गई और किस प्रक्रिया के जरिए जो है उस पे हस्ताक्षर जो माननीय सांसद थे उनके किस तरीके से कराए गए, उसके विषय में आपके पास जो जानकारियाँ हैं वो भी हमारे साथ शेयर करें। संविधान की मूल 3 कापियाँ बनाई गई। पहली कापी और दूसरी हिंदी में हस्तलिखित है, एक अंग्रेजी में हस्तलिखित है, दूसरी हिंदी में है, और दोनों की दोनों हस्तलिखित ओरिजिनल कापी जो है पार्लियामेंट की लाइब्रेरी, लोकसभा की जो लाइब्रेरी है उसमें वो तालों के अंदर रखी गई है, सेफ कस्टडी के अंदर। और तीसरी कॉपी जो लिथोग्राफी प्रिंटेड कॉपी है वो कलकत्ता की आर्काइव्स में रखी गई है।
वहाँ के आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर में रखी हुई है, लेकिन उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी नेशनल आर्काइव में रखी गई है। कुल मिलाकर 3 मूल कापियाँ हैं और 3 मूल कापियों में सभी संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये हो गए, लेकिन इन 3 मूल कापियों में 2 ऐसे सदस्यों ने भी साइन किए हैं जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उदाहरण के तौर पर सर BN राव जो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के पद पर कार्यरत थे। दूसरे हैं HBR आयंगर जो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेक्रेटरी थे। उन दोनों के हस्ताक्षर पेज नंबर 230 के पर आखिरी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सिग्नेचर के नीचे अंत में उन्होंने भी साइन किए हैं, जो गैर कानूनी हैं। यह पक्ष आज तक किसी भी शोध कार्यकर्ता ने या किसी भी संविधान विशेषज्ञ ने नहीं उठाया है। यह मामला जब मैंने उठाया तो न केवल सरकार, लोकसभा स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो मौन है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे इस दिशा में। अब मेरे पास तो सिवाय इसके कि मैं मीडिया के माध्यम से इस बात को लाऊं, लेकिन मीडिया अभी तक इसमें मौन धारण किए हुए है। यदि आवाज़ इंडिया का मीडिया मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाएगा तो लोगों में एक नई जानकारी सामने आएगी कि संविधान में गैर संविधान सदस्य होते हुए भी उन्होंने संविधान पर की मूल कॉपी पर हस्ताक्षर कैसे कर दिए, उन्हें किसी ने परमिट किया। मेरी जानकारी के मुताबिक उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनके संरक्षक थे, उनकी कहने के ऊपर ही हस्ताक्षर हुए हैं। यह रहस्य उद्घाटन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने भी भारतीय संविधान को देखा है कि जो हस्ताक्षर वाले पेज हैं, उस हस्ताक्षर वाले पेज पे जो लोगों के साइन किए गए हैं, वहाँ पे हमने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी के सबसे ऊपर जो है 2 बार साइन किए गए हैं, कि एक साइन तो हिंदी के अंदर है, एक साइन इंग्लिश के अंदर है। तो इस विषय में मैं आपसे जानकारी चाह रहा था कि ऐसा क्यों कि माला जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने 2-2 हस्ताक्षर क्यों किए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ से हस्ताक्षर शुरू होते हैं संविधान के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम साइन कर दिए। उन्होंने एक प्रार्थना करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये आज्ञा मांगी कि मुझे किसी प्रोग्राम में जाना है और मुझे इजाज़त दी जाए हाउस छोड़ने की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आपको पहले जाने की, हाउस छोड़ने की आज्ञा है, लेकिन आप हस्ताक्षर केवल अपने जो जिस राज्य से आप आए हैं वहीं पर साइन करके जाएंगे, जिस क्रम में सीटों पर आप बैठे हुए हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उनके लिए स्थान नहीं छोड़ा। न केवल संविधान सभा अध्यक्ष के लिए बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके लिए भी जगह नहीं छोड़ी। ये उन्होंने बड़ी अवमानना की और इस पर रुष्ट होकर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने संविधान की मूल 3 कॉपी रखी हुई थी। जब जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा से रुष्ट होकर हाउस से बाहर चले गए। उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उसी वक्त बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गए और बाबा साहब अम्बेडकर को यह कह के मना के लेकर आए कि नेहरू जी ने गलती तो करी है, लेकिन अब इसका कोई भूल सुधार नहीं हो सकता। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हाउस में दोबारा आ जाइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ये देखकर कि एक व्यक्ति सत्ता लोलुप तो था ही, वो इतना पद लोलुप भी था जो सत्ता में रहते हुए हमेशा ईगोइस्ट रहा कि मुझे स्थान हमेशा नंबर 1 पे मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कंप्रोमाइज़ करते हुए कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अंत तो गत्वा बाबा साहब अम्बेडकर को वापस हाउस में आना पड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के ऊपर जहां जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए वहां अपने 2 हस्ताक्षर, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में किए। एक सदस्य ने हस्ताक्षर करने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से ये पूछ लिया कि
राजेंद्र प्रसाद जी, क्या आप हिंदी में हस्ताक्षर करोगे या अंग्रेजी में? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी पीड़ा जो अभी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनको डांटा और ये कहा, आप कौन होते हैं इस दिशा में क्वेश्चन करने वाले कि मैं हिंदी में साइन करूंगा या अंग्रेजी में? फिर गुस्से में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अध्यक्ष ने 2 हस्ताक्षर किए, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, और दोनों हस्ताक्षर डायगोनल किए। और ये बात कहाँ मुझे पता चली, जब संविधान लोकसभा के सचिवालय के स्टाफ संविधान की 3री कॉपी नेशनल आर्काइव में देने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने ये अपनी प्रतिक्रिया बताई कि इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य ये है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 साइन क्यों किए गुस्से में, कि संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष की मर्यादा की उपेक्षा की और चेयरमैन जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनका भी सम्मान नहीं किया और इसलिए उन्होंने 2 साइन किए, डायगोनल किए। इतिहास ये याद रखेगा कि जिस शख्स ने एक अच्छे पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए सब कुछ उनके पास मान मर्यादा सब कुछ है, लेकिन इतिहास से आगे आना चाहते थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तो ऊपर नहीं जा सकते थे, वो डॉक्टर अंबेडकर से भी ऊपर नहीं जा सकते थे, लेकिन उनकी एक पद लोलुपता जो ईगोइस्ट भावना थी वो हमेशा बाहर निकल कर आ रही थी, इसलिए उन्होंने उन दोनों का सम्मान नहीं किया और हस्ताक्षर 1 नंबर पर कर दिए। न केवल मूल कापियों में नंबर 1 पे साइन किए, 3री कॉपी जो प्रिंटेड कॉन्स्टिट्यूशन की है, जो लिथोग्राफी प्रिंटेड है, उसमें जहां हमारा हस्तलिखित संविधान एंड होता है उसमें गैप है, गैप के बाद वहां से उसमें प्रिंटेड नंबर 1 2 3 4 लिखे हुए थे और उसमें फिर 1 नंबर पे साइन कर दिए। 2 मूल कापी में गलती हो सकती थी, 3रे में सुधार कर लेते, लेकिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी भूल सुधार नहीं करी और 3री कॉपी में भी नंबर 1 पे जानबूझ के कर दिए कि भाई मैं ही नंबर 1 हूँ, मेरे ही द्वारा शुरुआत हुई, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये इंस्ट्रक्शन थी कि हर सदस्य अपनी सीट से उठकर आएगा और अपने राज्य के क्रम अनुसार सीट में जहाँ बैठे हुए हैं अपने ही राज्य के सदस्यों के साथ में साइन करेगा, जैसे रोजाना हम सीटों पर बैठते हैं नियत सीट पर। तो नियत सीट में बाबा साहब अम्बेडकर को प्रथम स्थान प्राप्त था फ्रंट रो में, तो बाबा साहब को अवसर मिलना चाहिए था इसमें नंबर 1 पर साइन करने का, लेकिन पद लोलुप जवाहरलाल नेहरू ने ना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया, ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साइन किया और तीनों कॉपियों में नंबर 1 पे साइन करके और हाउस से चले नहीं गए। ये देखिएगा, अगर उन्हें जाना होता तो वो हाउस में तुरंत साइन करने के बाद जा सकते थे, लेकिन बैठे रहे, जब तक बैठे रहे जब तक सब लोगों ने साइन नहीं किए। तो उनका क्या उद्देश्य था नंबर 1 पे साइन करने का, कि मैं आज्ञा भी प्राप्त कर लूँ, साइन भी पहले कर दूँ और हाउस से उठकर भी ना जाऊँ। इसका मतलब उन्होंने झूठी परमिशन ली थी कि मुझे हाउस छोड़ने की इजाज़त दी जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो उनका मान किया कि हाँ तुम जा सकते हो, अपने स्थान पर साइन करोगे जो सीरियल नंबर अलॉट है, लेकिन वो साइन भी कर लिए और पूरी कार्रवाई को अपने सामने बैठे देखते रहे। ये इसका मतलब ये उन्होंने आदर नहीं किया चेयर का। इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा कि उन्होंने संविधान सभा अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं किया और बाबा साहब अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के सदस्य थे उनका भी सम्मान नहीं किया। ये इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा और ये ऐसी भूल है कि आज तक इसका रहस्योद्घाटन नहीं हुआ था। मैं पहली बार आपके चैनल से सार्वजनिक रूप से आवाज़ इंडिया की ओर से ये आवाज़ बुलंद करना चाहता हूँ कि इतिहास में जो नेहरू जी ने गलती ही नहीं करी, जानबूझकर अपने आप को नंबर 1 रखने के लिए साइन किए हैं, इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। यदि आज वो जीवित होते तो मैं पहला व्यक्ति होता कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर FIR करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने पद लोलुपता की अपनी जो प्यास है उसको बरकरार रखा और इसको पनपाए रखा।
कैन साहब, हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी संविधान के विषय में, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर हम आपसे बैठ के फिर बात करते हैं। और संविधान को 22 पार्ट में बांटा गया है। हमारा संविधान शुरू होता है, हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है अशोक चिन्ह, वहाँ से शुरू होता है। उसको गोल्डन के पानी से सजाया गया है। हम आप और संवाद। कैन साहब, मेरा एक और जो लास्ट में आखिर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय संविधान पे जो लास्ट के पेजों में सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, क्या वो सभी हस्ताक्षर उन्हीं लोगों के हैं जो उस समय सदस्य थे, या इसके अलावा भी कुछ लोगों के और उसमें हस्ताक्षर हैं? हाँ, ये प्रश्न बहुत प्रासंगिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से पहले लगभग आज से 20 वर्ष पहले मैंने भारत के संविधान की मूल कॉपी खरीदी थी। जिस मूल कॉपी में इंग्लिश की जो मेरे पास मूल कॉपी है, उसमें 2 पृष्ठ अलग से जोड़े गए हैं, वो लूज शीट रखी गई हैं। संविधान के शुरू होते ही उनको बाइंड नहीं किया गया है। उसमें पहली है भारत के संविधान की समीक्षा, वो ब्रीफ हिस्ट्री। दूसरी है इलस्ट्रेशन ऑफ लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन। ये 2 लूज शीट संविधान की मूल कॉपी में जोड़ी गई। मैं लोगों को बार बार ये कहता रहा कि इसका कोई औचित्य नहीं है, ना संविधान सभा ने पास की है, ना संविधान सभा के बाद संसद ने पास की है, और ना ही सरकार के किसी भी अधिकारी ने इनको जोड़ने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। जब किसी अधिकारी ने जोड़ने की स्वीकृति नहीं दी, संसद ने पास नहीं किया, संविधान सभा ने पास नहीं किया, तो कैसे जुड़ गई? मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा गया है भारत के संविधान को जो कैलीग्राफर था प्रेम बिहारी नारायण राजात को रामपुर गोवन प्रेस से बुलाया गया, जिसे 500 शीट लिखने के लिए दी गई, और उसने 29 नवंबर 1949 को ये अपना काम शुरू किया और अप्रैल 1950 में पूरा किया। इसी बीच में अभी ये लेखन का काम चल रहा था। लेखन के कार्य को पूरा करने के बाद शांति निकेतन से नंदलाल बोस एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, उन्हें बुलाया गया और उनको यह काम दिया गया। उन्होंने हर पेज के ऊपर सोने के पानी से डिज़ाइन किया है। उन्होंने ये कार्य 1950 से लेकर 1954 तक पूरा किया, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने खुद लिखा है कि ये काम मैंने नेहरू की देख रेख में 1954 में पूरा किया। जैसा जैसा नेहरू जी मुझे आदेश देते गए, वैसे वैसे मैं डिज़ाइन और उसके दृश्य बनाता चला गया। मोहनजोदाड़ो वैदिक पीरियड से लेकर मॉडर्न इंडिया तक के दृश्यों को इसमें समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है, और संविधान को 22 पार्ट में बांटा गया है। हमारा संविधान शुरू होता है, हमारा जो राष्ट्र चिन्ह है अशोक चिन्ह, वहाँ से शुरू होता है। उसको गोल्डन के पानी से सजाया गया है, ये बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न शुरू होता है प्रीएम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सुंदर लिखावट में लिखा गया है। इसको नंदलाल बोस ने इसकी सुंदरता को और उसको बनाया गया है, और प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने जी की निब से, जो बच्चे जी की निब से लिखने के काम को शुरू करते हैं, जब ABC लिखते हैं, आज तो जी की निब नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जी की निब्स को बहुत प्राथमिकता दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उन्होंने सारा लेखन कार्य संविधान का जी की निब से किया गया। इंग्लिश की कॉपी को तो प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने लिखा, और हिंदी की मूल कॉपी को लिखने के लिए कई ही लेखकों से उनकी सेवाएं ली गई। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष भी हो रहा है
और दुख भी हो रहा है। ये आपके चैनल से ये मैं जानकारी दे रहा हूँ कि हिंदी की और अंग्रेजी की कापियों में जैसे जैसे जिसने लिखी, हर पृष्ठ पर जहाँ जो हमारा लेसन वो शुरू होता है, लिस्ट हर पार्ट शुरू होता है, पार्ट बोलते हैं इसे, 22 पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विभाजित है। हर पार्ट के शुरू में जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, डिज़ाइन के पृष्ठ के ऊपर वहाँ निक नेम लिखा हुआ है प्रेम। यह बहुत जानकारी मैं दे रहा हूँ। उसका हर 22 पार्ट के ऊपर जहाँ से हर पार्ट शुरू होता है उसका नाम बोर्ड बाउंड्री के अंदर आया प्रेम। इसी प्रकार से हिंदी में जो संविधान लिखा गया है, जिस लेखन जो कैलीग्राफर थे हिंदी के, उनका नाम उतने ही पृष्ठों पर आया जिसने जो पृष्ठ लिखा है। यह कैसी स्थिति है? जिस महापुरुष ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसका पूरे संविधान के अंदर ब्रीफ हिस्ट्री में कहीं जिक्र नहीं, और संविधान के हर पृष्ठ पर जहाँ से शुरू होता है, हर लेसन, हर पार्ट, वहाँ पर उसके मूल लेखक कैलीग्राफर का नाम आता है। ये बड़ी विडम्बना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उनका नाम नहीं। मूल कॉपी के अंदर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम है, और हिंदी में उन लेखकों का नाम है जिन ने उसकी लिखावट करी। और एक और मैं रहस्य उद्घाटन करूंगा, आपको मैं दिखाऊंगा संविधान की जो अंतिम पृष्ठ है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। यह संविधान भारत की प्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस देहरादून ने छापा है, और इसका लेखक प्रेम नारायण बिहारी रायजादा है। प्रेम बिहारी रायजादा ब्रैकेट में लिखा है, प्रेम बिहारी रायजादा के अलावा सक्सेना, सन ऑफ श्री बृजमोहन रायजादा, जो दिल्ली के निवासी थे। क्या ये लिखने के लिए यह संविधान की जो अंतिम पृष्ठ पर जो लिखा गया डिक्लेरेशन है, ये उस व्यक्ति का अपनी जीवनी का डिक्लेरेशन छापा है सरकार ने, या भारत सरकार के मंत्रालय का? जबकि छापा जाना था, ये चाहिए था कानून मंत्रालय, और इसके लेखक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन वहाँ नाम किसका लिखा जा रहा? प्रेम बिहारी रायजादा, विद इन ब्रैकेट सक्सेना, उसके पिताजी का नाम, वो कहाँ का निवासी था, ये सब कुछ छपा है। ये बहुत आपत्तिजनक, गैर कानूनी, असंवैधानिक कार्य है। इसका ये और किसी का आज तक ध्यान ही नहीं गया। यह जो शोध कार्य करके मैं लाया हूँ, जब मैं ये पूछता हूँ सरकारी अफसरों से क्यों छापा, किसकी आज्ञा से छापा, कोई जवाब नहीं देता, मौन रहते हैं। आरटीआई लगा के पूछ लो तो भी कोई जवाब नहीं, शिकायत कर लो तो जवाब नहीं। अब मेरे पास तो इसके अलावा कोई जवाब नहीं है, कोई और औचित्य नहीं है, कोई मेरे पास रास्ता नहीं पूछा कि मैं सरकार के विभिन्न विभागों के विरुद्ध इसकी एफआईआर करूं। क्यों करूं? संविधान की मूल कॉपी में ये छेड़छाड़ क्यों की? 2 लूज कॉपी कैसे आई, क्यों आई, किसके आदेश से आई? एक तो ये मेरी आपत्ति है। दूसरी, ये संविधान के अंदर गैर सदस्यों के साइन हो गए। तीसरी मेरी आपत्ति है, जो डिक्लेरेशन प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1860 के मुताबिक एक डिक्लेरेशन छपता है, उसमें केवल प्रेस का, प्रकाशक और लेखक का नाम छपता है, वो छापना अनिवार्य होता है। यहाँ नाम छापा जा रहा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना, उसके पिताजी, उसका घर के पते का। संविधान निर्माता का नाम कहाँ गया? अगर छापना ही था तो डॉक्टर अम्बेडकर का नाम छपना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, उनका नाम आना चाहिए था लेखक में, प्रकाशक में भारत सरकार का नाम आना चाहिए, कानून मंत्रालय का नाम आना चाहिए। वहाँ प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का क्या लेना देना? ये किसकी भूल से हुआ है, क्यों हुआ है? अब तो इसमें सुधार किया जा सकता है इस पृष्ठ के ऊपर कि जब आगे की कॉपी छपे तो मेरा ये कहना है, अगर तुम ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखते हो, जारी रखते हो, तो इसमें नाम आना चाहिए कि संविधान सभा के कितने सदस्य थे, संविधान सभा वजूद में कैसे आई,
पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई और अंत में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान पारित किया और 24 जनवरी 1950 को संविधान के ऊपर सारे संविधान सदस्यों ने साइन किए। ये आना चाहिए, लेकिन ये डिक्लेरेशन जो है ये गलत है। मैं इसको हटाने के पक्ष में हूँ। और अगर वो रखनी है, इतिहास, संक्षिप्त इतिहास रखना है, तो उसमें बाबा साहब का नाम आना अनिवार्य है। अब मैंने एक आरटीआई लगा के पूछा कि क्या भारत के संविधान की मूल कापियों में ये 2 लूज कापियाँ हैं? तो उन्होंने मुझे मूल कापी दिखाई, हिंदी और अंग्रेजी में। लोकसभा के सीपीआईओ ने अपनी लाइब्रेरी में मुझे बुलाकर मेरे और सदस्य साथियों के साथ में मुझे दिखाई। मुझे ये अवसर मिला कि भारत के संविधान की जो मूल 2 कापी हैं मैं उनको देख पाया, लेकिन उनके अंदर ये 2 लूज शीट मुझे नहीं मिली। जब 2 लूज शीट मूल कापी में नहीं है, जो संविधान की आज कापी सरकार की लोकसभा सचिवालय बेच रहा है और उसमें दोनों को पहले इंक्लूड करके बेचा जा रहा था, लूज शीट करके। अब मेरी जानकारी के मुताबिक मैं वो भी दिखाऊंगा कि अब संक्षिप्त इतिहास हटा दिया और उसमें एक लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन रहने दी, वो उसमें बाइंड कर दिया। बाइंड किसके आदेश से हुई? जब मैंने आरटीआई में पूछा किसके आदेश से रखी गई और किसके आदेश से हटाई गई, तो उसमें मेरे पास जवाब आया लोकसभा सचिवालय के सूचना अधिकारी का कि ना तो उसमें मूल कापी में लिखाई गई रखी गई और हटाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। जब रखी नहीं गई, हटाई नहीं जा सकती, तो आज लोकसभा सचिवालय जो भारत के संविधान की मूल कापी 1250 रुपये में तुम बेच रहे हो आम जनता को अपने सेल काउंटर से, तो उसमें वो बांड कैसे होगी? किसके आदेश से हुई? इसमें तो एफआईआर होनी चाहिए। मूल संविधान के अंदर कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं हो सकती, तो फिर ये बाइंड कैसे हुई? आज छापी कैसे जा रही है? किसके आदेश से छापी जा रही है? इसमें एफआईआर होनी चाहिए। ये मेरी मान्यता है कि जब तक इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लोकसभा सदस्यों अधिकारियों के विरुद्ध कि उन्होंने इसकी छापने की इजाज़त कैसे दी। जब मैंने पूछा किसके आदेश से छापी जा रही हैं, तो उन्होंने कहा ये तो संस्कृत मंत्रालय है, उसकी ओर से छापी जा रही हैं। उनसे पूछा तो पता चला ये हमें भारत सरकार से ऑर्डर मिले, किसने दिए ये वो भी उसकी पूरी भरपाई नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है अब तीसरी मूल कापी जो है वो कलकत्ते में है, उसकी एक फोटो स्टेट कापी यहाँ दिल्ली के अंदर है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जनपद के ऊपर। मैंने जब वो देखी, उसमें मुझे एक और ही नई चीज़ देखने को मिल गई। मुझे क्या मिला? उसमें 2 सीट के लिए लड़ रहा था अब तक मैं, उसमें 16 पन्ने और जोड़ दिए गए। अगर आज 2 सीट की जगह 16 पन्ने जुड़ सकते हैं, 16 पेजेस जुड़ सकते हैं, कल की आने वाली सरकार, कांग्रेस के लोग इसके साथ में और खिलवाड़ करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे संविधान के साथ में। मैं चाहता हूं वो सारे के सारे पृष्ठ जो मूल कापी में रखे गए हैं बिना किसी संवैधानिक मान्यता के उनको हटाया जाए। अगर उसमें जोड़ना ही है, जो संवैधानिक ऐतिहासिक तथ्य हैं केवल उन्हीं को ही प्रकाश में लाया जाना चाहिए कि संविधान सभा कैसे आई, कितने सदस्य थे, कितनी कमेटियाँ थी, और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर भारत के संविधान की जो प्रारूप है वो 4 नवंबर 1948 में प्रस्तुत किया और 26 नवंबर 1948 को इसको 49 को पास कराया। ये आना चाहिए। अगर डॉक्टर अंबेडकर के इस बहुमूल्य योगदान को नहीं छापेंगे तो मैं समझता हूँ ये ऐसा लगेगा कि हॉर्स बिफोर द कार्ट, कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो ये ज़रूरी है कि संविधान की जो ब्रीफ हिस्ट्री है इसको दोबारा लिखा जाए, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को ठीक ढंग से परिभाषित करके छापा जाना, प्रकाशित किया जाना जरूरी है। अन्यथा मैं इसमें कानूनी कार्रवाई करके गवर्नमेंट के और लोकसभा और नेशनल आर्काइव और दूसरे कानून मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर करूंगा। ये मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। मुझे आशा है कि आपका आवाज़ चैनल मेरी इन बातों को बार बार अपने दर्शकों को प्रसारित करके आम जनता तक इसको लाएगा और इसमें
दोबारा भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके ऊपर और भी कार्यक्रम देकर अपने इंटरव्यू दूंगा। आदरणीय रतनलाल कैन जी, आपका आवाज़ टीवी चैनल बहुत ही धन्यवाद का पात्र है कि भारतीय संविधान के अंदर जो जानकारी हमारे लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई थी कि किस तरीके से छेड़खानी की गई, और आपने एक एक तथ्य के ऊपर जिस बारीकी से इस भारतीय संविधान के विषय में जानकारी दी है, आपका कोटि कोटि साधुवाद के पात्र हैं। इस देश की जनता आपके लिए मंगल कामना करेगी कि आने वाले समय में इस भारतीय संविधान के अंदर जो छेड़खान और जो इसके साथ में कुछ असामाजिक लोग जो है जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि आवाज़ इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ को करोड़ों लोगों के बीच में फिर से लाया जाए और इस विषय में एक बार फिर से चर्चा की जाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय भीम।